राजवीर रॉकी की बात पर कुछ नहीं बोला और अपना काम करने लगा। उसे पता था कि वो उसे नहीं समझा सकता था। रॉकी राजवीर को 15 साल की उम्र में मिला था। उस वक्त उस पर किसी के खून का इल्जाम था, पर वो बार बार सबको यही कह रहा था कि खून उसने नहीं किया। वो तो सिर्फ 15 साल का बच्चा है, उसे उसका मालिक फंसा रहा था। पर उसके ये सब बोलने का कोई फायदा नहीं था और इन सब से बचने के लिए वो सबकी नजर से बचकर वहां से भाग गया और 2 दिन तक भूखा प्यासा भटक रहा था और सबसे छिप रहा था। तभी वो राजवीर से टकराया और उसकी कार के सामने बेहोश हो गया। उस समय उसने उसकी मदद की थी और उसे सबसे छिपाया था। आज रॉकी अंडरवर्ल्ड का जाना माना नाम था, पर किसी को ये नहीं पता था कि उसका भी कंट्रोल राजवीर के पास था। बहुत कम लोग ही इस बात को जानते थे कि राजवीर की पहुंच माफिया तक भी थी। रॉकी ने जब देखा कि राजवीर ने उसे कुछ नहीं कहा और अपने काम में लग गया, तो वो धीरे से बोला, सॉरी बॉस, पर आप जानते हैं कि मैं अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रख पाता हूँ। अगर उसने मुझे गुस्सा नहीं दिलाया होता तो आज वो जिंदा होता। राजवीर ने अपना काम करते हुए ही कहा, अपने गुस्से को पालना सीखो रॉकी, वरना एक दिन तुम्हारा गुस्सा तुम्हें पाल लेगा। तभी राजवीर का फोन रिंग हुआ और उसने देखा कि उसे इश्क की कॉल कर रही थी। राजवीर ने एक नजर उन दोनों की तरफ देखा तो रॉकी हड़बड़ा कर अपनी चेयर से उठते हुए बोला, हम जा रहे हैं बॉस, आप बात करिए। ये बोलकर रॉकी अपने साथ समर को लेकर जल्दी से कैबिन के बाहर भाग गया। वो भागता हुआ जा रहा था कि तभी वो एक लड़की से टकरा गया। वो लड़की गिरने ही वाली थी कि रॉकी ने उसे पकड़ लिया। लड़की ने डर के मारे अपनी आंखें जोर से बंद कर लीं और ये देखकर रॉकी आराम से बोला, तुम अपनी आंखें खोल सकती हो क्योंकि तुम गिरी नहीं। ये सुनकर उस लड़की ने अपनी आंखें खोली तो रॉकी मानो उसकी आंखों में खो सा गया। वो लड़की फिर खड़ी होकर रॉकी को थैंक्स बोलकर वहां से चली गई। रॉकी को तब तक होश नहीं आया जब तक वो लड़की वहां से चली नहीं गई। समर पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, क्या हुआ, कहीं दिल तो नहीं खो गया ना? रॉकी ने समर के सवाल पर बिना कुछ सोचे समझे हाँ में गर्दन हिला दी। ये देखकर समर हंसने लगा तो वो तुरंत बोला, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है, मुझे अच्छी लगी वो, और वैसे भी तुम शादीशुदा हो तो इसलिए मुझे तुम पर हंसना चाहिए। ये सुनकर समर बोला, हाँ तो हंसो, मैंने कब मना किया है। रॉकी कुछ नहीं बोला और दोनों अपने काम में लग गए। दूसरी तरफ करण क्लास ले रहा था, तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया जिसे देखकर वो शॉक्ड हो गया और खुद में ही बोला, क्या इतनी जल्दी कैसे? करण के बगल में इश्की बैठी हुई थी। करण का उतरा हुआ चेहरा देखकर वो बोली, क्या बात है करण, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? ये सुनकर करण उदासी से बोला, अरे यार, डैड चाहते थे कि मैं कॉलेज के साथ साथ ऑफिस का भी काम सीखूं, तो मैंने हाँ कर दी, लेकिन कुछ टाइम के बाद करने को कहा था। तब तो डैड मान भी गए, लेकिन अभी उन्होंने मैसेज किया है कि मुझे मुंबई जाना है, वहां की फैक्ट्री में कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो उसे देखने जाना है। इश्की बोली, ओह कोई बात नहीं, तुम जाओ, मैं तुम्हें नोट्स भेज दूंगी। करण बोला, ओके थैंक्स, वैसे मुझे आज शाम को ही निकलना होगा तो मैं आगे की क्लास नहीं ले पाऊंगा। इश्की बोली, कोई बात नहीं। तंज अपने कैबिन में बैठा हुआ था। सामने देव खड़ा होकर बोला, सर आपने जैसा कहा था वैसा कर दिया, वो आज शाम को ही शहर से चला जाएगा। तंज बोला, गुड। तंज अभी भी कॉलेज में ही था। उसने कॉलेज में ही अपने लिए एक कैबिन बनवा लिया था जिससे उसे ज्यादा परेशानी ना हो। कॉलेज उसी का था तो कोई इस बात पर ऑब्जेक्शन भी नहीं कर सकता था। देव अपने मन में बोला, दी भी यहाँ आकर अपने प्यारे भाई को सुधार नहीं पाई, मतलब हद होती है, बेचारे एक लड़के से दुश्मनी कर रहे हैं और वो भी बिना उसे बताए। तंज अपनी रोबदार आवाज में बोला, तुम फिर से दिन में सपने देखने लगे? एक बात बताओ, तुम ये दिन में जागते हुए किसके सपने देखते हो, चंद्रमुखी के या पारो के? उसकी आवाज सुनकर देव होश में आते हुए बोला, क्या सर आप भी, मैं क्यों किसी लड़की के सपने देखूंगा, मैं तो बस ऐसे ही कुछ सोच रहा था। फिर देव अपने मन में बोला, चंद्रमुखी या पारो, इनके रहते मुझे एक भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तंज ने आगे कहा, अच्छी बात है, अब अपने काम पर ध्यान दो और मुझे ये बताओ कि इस वक्त इश्की कहाँ पर है। देव बोला, यस सर, इस वक्त मैम प्लेग्राउंड में है। ये सुनकर तंज अपनी जगह से खड़ा होकर चल दिया। वो सीधे प्लेग्राउंड में गया और वहां जाकर उसने देखा कि इश्की वार्म अप कर रही थी। देव भी तंज के पीछे आकर खड़ा हो गया। देव सामने देखकर बोला,
सर, मैम के बारे में हमें ऑलमोस्ट सारी बातें पता चल गई हैं, लेकिन अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतने बड़े कोच ने अचानक से इस कॉलेज को क्यों ज्वाइन किया। तंज बोला, अभी भी बहुत सी बातें हैं जो हमारी नजर से छूट रही हैं। फिर तंज धीरे धीरे चलकर इश्की के पास गया। उसने उसे देखकर ग्रीट किया। वो स्माइल करते हुए बोला, मुझे देखकर खुशी हुई कि आप बहुत मेहनत कर रही हैं। इश्की बोली, मेहनत तो करना ही है सर, आखिर ये मेरा सपना जो है। तंज के मुंह से आप सुनकर देव की आंखें तो जैसे फटी की फटी रह गईं, क्योंकि आज तक उसने सिर्फ अपने फैमिली मेंबर्स को ही आप कहा था। देव अपने मन में बोला, पता नहीं इस प्यार में मुझे क्या क्या देखने को मिलने वाला है। बस मेरा तो भगवान से यही प्रे है कि मैम की लाइफ में कोई लड़का ना हो, वरना सर तो देवदास बन जाएंगे। इश्की अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, वैसे ये सब आपकी वजह से पॉसिबल हुआ है, और मैंने आपको ठीक से थैंक यू भी नहीं कहा था। तंज ने मजाकिया लहजे में कहा, कोई बात नहीं, अब बोल दो। ये सुनकर इश्की स्माइल करते हुए बोली, थैंक यू सर। तंज बोला, नहीं, ऐसे मजा नहीं आया। वैसे आपको नहीं लगता कि इसके लिए आपको मुझे एक ट्रीट देनी चाहिए, या फिर सिर्फ एक कॉफी कैसी रहेगी? तंज से ये सुनकर इश्की कुछ देर सोच में डूब गई। तभी उसके मन में मिशा की कही बात याद आई। देख इश्की, मुझे ना ये तंज कपूर में कुछ गड़बड़ लगती है, तू इससे थोड़ी दूर रही हो। इश्की अभी मिशा की कही हुई बात सोच ही रही थी कि तभी उसे तंज की आवाज आई जो उससे बोला, मैं सिर्फ एक कॉफी के लिए बोल रहा हूँ, इसमें इतना क्यों सोचना? तंज की बात को सुनकर इश्की खुद से बोली, हाँ यार इश्की, एक कॉफी की ही तो बात है, और मिशा हर वक्त आलतू फालतू बातें ही सोचती है, और इसकी वजह से तू भी वही सब सोचने लगती है। चल छोड़, तू उसे इग्नोर कर। इश्की ने अपना मन बनाते हुए कहा, ठीक है सर। इश्की की बात पर तंज बहुत ज्यादा ही खुश हो गया और उसके साथ कैफे चल दिया। रात का वक्त, मिशा का रूम। व्हाट? तू उस तंज के साथ कॉफी पर गई थी? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है ना? मैंने पहले ही तुझसे कहा है कि मुझे उसमें कुछ तो गलत लगता है, पर तू है कि मेरी बात मानती ही नहीं है। तुझे तो यही लगता है ना कि मिशा तो पागल है, उसके पास दिमाग ही नहीं है, हमेशा आलतू फालतू बातें सोचती है और बोलती है। लेकिन मेरी एक बात याद रहे मिसेज इश्की सिंघानिया, अगर तू किसी प्रॉब्लम में फंसी तो रोते हुए मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टैंड? मिशा गुस्से से इश्की के ऊपर चढ़ते हुए बोले जा रही थी। वो जो इस वक्त मिशा के बेड पर बैठी हुई थी, वो ऑलमोस्ट बेड पर लेट गई थी, क्योंकि वो उसे उंगली दिखाते हुए उसके ऊपर चढ़कर सारी बात बोल रही थी। इश्की बोली, अरे मिशी, हट मेरे ऊपर से। ये बोल इश्की ने मिशा को धक्का दिया। फिर इश्की उठकर बैठी हुई बोली, बस इसलिए मैं तुझे नहीं बता रही थी, मुझे पता था कि ये सब सुनते ही तूने पागल हो जाना है। मिशा बोली, पागल नहीं हूं तो क्या करूं? सच कहूं तो अब मुझे लगता है कि मैं सच में उस वक्त पागल हो गई थी जब मैंने तुझसे दोस्ती की थी। दिमाग खराब हो गया था मेरा। इश्की बोली, अच्छा जी, जैसे मुझे तो उस वक्त का सोचकर बहुत खुशी होती है। मिशा बोली, ओ हेलो, तुझे तो खुशी होनी चाहिए, आखिर वही कारण है जिसकी वजह से भाई तेरी लाइफ में आए, जिनके कारण तू आज हद से ज्यादा बिगड़ गई है। इश्की ने अपना मुंह बनाकर कहा, व्हाटएवर। मिशा इश्की के बगल में बैठे हुए बोली, अच्छा ये छोड़, अब बता क्या हुआ, क्या कहा उसने? इश्की बोली, कुछ नहीं यार, जस्ट नॉर्मल बातें। वो मेरे पास्ट के बारे में पूछ रहे थे, जैसे मैंने स्कूलिंग कहाँ से की है और कॉलेज का डिसाइड कैसे किया, एटसेट्रा। मिशा ने इश्की से पूछा, और बॉयफ्रेंड के बारे में भी पूछा? इश्की बोली, हाँ। मिशा ने एक बार फिर से शिकायतों का पिटारा खोलते हुए कहा, देखा, मैं कह रही हूँ ना कि कुछ तो गड़बड़ है, तू मान नहीं रही है। और वो कल का आया हुआ लड़का आते ही अचानक से कॉलेज खरीद लिया और ऊपर से तुझ पर हद से ज्यादा मेहरबानी, तुझ पर से बैन हटवा दिया और आज कॉफी के लिए भी पूछ लिया। क्यों भाई, कॉलेज में तो बहुत से बच्चे हैं जो उसे बहुत सारे मेडल लाकर दे सकते हैं, पर नहीं, उससे उन बच्चों से कोई मतलब नहीं है, बस जब देखो तेरे ही आगे पीछे घूमता है। इश्की ने मिशा को समझाते हुए कहा, तेरा दिमाग खराब हो गया और कुछ नहीं। आजकल बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की बात नॉर्मल है, तो उन्होंने भी नॉर्मली पूछ लिया, व्हाट अ बिग डील। और वैसे भी वो अमीर है, गुड लुकिंग है, तो वो मेरे पीछे क्यों आएगा, उसे तो कोई भी मिल जाएगी। मिशा बोली, ओ मैडम, कल तक तो तू खुद को मिस यूनिवर्स समझती थी और आज तेरी समझ कहाँ गई?
और तुझ में कोई इंटरेस्ट क्यों लेगा ये बात तो तू जाकर भाई से पूछ। भाई उस तंज कपूर से ज्यादा हैंडसम और अमीर है। स्टिल जब उन्होंने तुझे पसंद किया तब तो तूने ये बात नहीं सोची थी। इश्की अपने हाथ जोड़ते हुए बोली, अच्छा यार खत्म कर ये बात, हो गई गलती, अब क्या कर सकते हैं। मिशा बोली, आगे से मुझसे हर बात बता कर करियो, वो भी खास करके इस मैटर में, ओके। इश्की बोली, ओके डन, अब मैं जाऊं। मिशा ने जवाब दिया, ठीक है। इश्की उठकर अपने रूम में आ गई और वहां आकर उसने देखा कि राजवीर बेड पर लेटा हुआ था। ये देखकर वो थोड़ी शॉक्ड हो गई, क्योंकि इस वक्त वो अक्सर अपने स्टडी रूम में रहता था या फिर सोफे पर बैठकर काम करता था, लेकिन आज ऐसा नहीं था। इश्की राजवीर के पास जाकर बैठ गई और उससे पूछा, राजवीर आज आप ऐसे लेटे क्यों हैं? उसकी आवाज सुनकर उसने अपनी आंखें खोली और उसे देखा, फिर इश्की को जवाब दिया, कुछ नहीं, बस आज मेरा रेस्ट करने का मन हो रहा है और आज ऑफिस में थोड़ा काम ज्यादा ही था। इश्की बोली, अच्छा तो क्या मैं आपको मसाज दूं जिससे आपको अच्छा लगेगा? राजवीर ने डाउट करते हुए पूछा, तुम्हें मसाज करना आता है? इश्की ने प्राउडली कहा, जी हाँ, अब आप अच्छे से लेट जाइए। उसके बाद वो राजवीर के मसाज करने लगी और साथ ही साथ आज कॉलेज में क्या क्या हुआ वो भी उसे बताने लगी। इश्की का राजवीर को सारी बातें बताना जैसे उसका डेली रूटीन बन गया था। वो उससे कभी भी कोई बात नहीं छिपाती थी और उसे सारी बातें बता दिया करती थी। वो भी आराम से उसकी हर बात को सुनता और उसे समझता भी था। राजवीर उसे कभी भी कुछ करने से नहीं रोकता था। इश्की ने उसे तंज के साथ कॉफी पर जाने वाली बात भी बताई और फिर उससे पूछा, मिशा को लगता है कि मैंने गलत किया, आपको भी यही लगता है क्या? राजवीर ने कहा, नहीं, किसी ने तुम्हारी मदद की और तुमने सिर्फ उसे थैंक यू बोलने के लिए किया, इसलिए तुम्हारा मन साफ था। और तुम्हें क्या पता कि उसके मन में क्या है, तो तुमने अपनी तरफ से कोई गलती नहीं की। लेकिन हाँ, सावधानी रखने में क्या जाता है। राजवीर की इस बात पर इश्की स्माइल करते हुए उसके गाल पर किस करके बोली, आप ना बहुत ज्यादा अच्छे हैं। ये बोलकर इश्की ने राजवीर के लिप्स पर किस कर दिया और दोनों एक दूसरे में खो गए। तंज की दीवानगी का क्या होगा अंजाम? क्या राजवीर उसे रोक पाएगा? और कौन थी वो लड़की जो रॉकी से टकराई थी? क्या होगा आगे?